स्वागत है आप सभी का ग्लोबल डेटा यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने इससे पहले 23 क्लासेस कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं 24 नंबर क्लास लेके। इससे पहले की जो भी क्लासेस हुई हैं उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके यूट्यूब चैनल पर। कहाँ से आपको वीडियो दिखेगी ये मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके बता देता हूँ। एक बार देखिए, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाके ग्लोबल ITI। ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा आसानी से। और आपको जाना है यहाँ से प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये है आपका प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो देखो भाई, किसी भी एजुकेशनल चैनल का असली जान जो कहा जाता है ना, वो होता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट कैसा है और प्लेलिस्ट में क्या क्या मटेरियल दिया गया है, वो उस यूट्यूब चैनल की, उस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें लाइन बाय लाइन पूरी क्लासेस आपको एक तरफ से सारी क्लासेस मिलेंगी। आप लोग इसे जरूर विजिट करिए, क्योंकि अब तैयारी नहीं करेंगे तो कहा जाता है ना, तो अब नहीं तो कभी नहीं। अब वो टाइम धीरे धीरे आ गया है, अब एकदम तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला ही क्वेश्चन दे दिया है कि Which type of MCB suitable for halogen lamps? हैलोजन लैंप के लिए कौन सी MCB सुटेबल होती है? देखो भाई, हमने आपको बताया है कि MCB की तीन सीरीज होती है। तीन सीरीज होती है। कौन कौन सी सीरीज होती है? एक होती है आपकी L सीरीज, एक होती है आपकी L सीरीज, एक होती है आपकी G सीरीज MCB, ठीक है, और एक होती है आपकी DC सीरीज MCB। ये तीन सीरीज होती है। L सीरीज में कौन सी आपकी MCB आती है? सॉरी, एल सीरीज में कौन से किस प्रकार के लोड आते हैं, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। तो इसमें आपके आते हैं रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लोड कौन कौन से होते हैं? तो रजिस्टिव लोड आपके होते हैं लाइक ओवैन हो गया, ठीक है, फिर आपका जनरल 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 लाइटनिंग सिस्टम हो गया, लाइटनिंग सिस्टम, ठीक है, या फिर आपका हीटर हो गया। ये सभी के सभी किस में आते हैं? ये आपके रजिस्टिव लोड में आते हैं। जी सीरीज में कौन से आपके लोड आएंगे? तो जी सीरीज में आता है आपका इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव लोड मतलब, इंडक्टिव लोड का मतलब है कि आपका हो गया, मान लो कि इधर एयर कंडीशनिंग हो गया, ठीक है, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग हो गया, ठीक है, या फिर हो गया आपका हैलोजन, हैलोजन हो गया, ठीक है, और आपका हो गया जैसे ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। ये सभी के सभी आपके आते हैं इंडक्टिव लोड में। इसी सीरीज लोड, यहाँ पे मशीन प्रोटेक्शन भी आता है, इसी में मशीन प्रोटेक्शन, ठीक है, मशीन प्रोटेक्शन। डीसी सीरीज में क्या आता है? तो डीसी सीरीज में आपका आ जाता है डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर आ जाता है, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर आ जाता है। और क्या आ जाता है भाई? तो यहाँ पे और आ जाता है आपका लोकोमोटिव, लोकोमोटिव, ठीक, लोकोमोटिव। तो ये सभी के सभी डी सीरीज में आते हैं। ये हमने आपको कई बार बता दिया, लेकिन फिर भी ये पहला ही क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि भाई हर बार कुछ ना कुछ नए बच्चे देखते हैं, तो उनके लिए भी बताना जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसकी बात किया है क्वेश्चन में? हैलोजन लैंप की बात किया है। हैलोजन लैंप किस सीरीज में आ रहा है? जी सीरीज में आ रहा है। तो जो जहां पे भी आपके हैलोजन लगे रहेंगे, वहां पे हम लोग जी सीरीज वाला एमसीबी का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा लोड किस नेचर का है? इंडक्टिव नेचर का है, तो वहां पे हम लोग जी सीरीज वाले एमसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम आपका जी सीरीज का ही एमसीबी यूज किया जाता है। एल साइज वाला, एल सीरीज वाला एमसीबी थोड़ा कम यूज करते हैं, क्योंकि प्योर रजिस्टिव लोड बहुत ही कम होते हैं, प्योर रजिस्टिव लोड बहुत ही कम होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम राइट बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 वॉट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? 30 वॉट, 30 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? लैंप धारक, देखो कितना तगड़ा हिंदी लिखा है,
इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, होल्डर। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि यार यार हिंदी बड़ा आसान है, हिंदी बड़ा आसान है। अब बताना यहाँ पे हिंदी आसान है कि इंग्लिश आसान है। तब कहेंगे आप लोग कि सर इंग्लिश ज्यादा आसान है ना, क्योंकि होल्डर आप सभी ने सुना है। बस आसान ये इसलिए हो गया क्योंकि ये वर्ड आपको सुना हुआ लग रहा है। इंग्लिश वास्तव में आसान होती ही है, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा टफ मान लेते हो इसको। ठीक है भाई, चलिए बस ये बताना है कि जैसे 30 वाट से अधिक के जो बल्ब हैं वहां पे कौन से होल्डर यूज किए जाते हैं। जैसे आपके घर में जो बल्ब यूज किए जाते हैं वो, यदि आप सूर्य वाला बल्ब लेके आ रहे हैं तो मैक्सिमम 60 वाट या फिर 100 वाट का होता है। ठीक है, इसके बाद उससे बड़ा बल्ब जनरली आप यूज नहीं करते हो। एक 200 वाट का बड़ा काफी बड़ा बल्ब आता है, 200 वाट का वो रहता है, लेकिन वो अब बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि सबको बिजली बचाना है। ठीक है, तो उसकी बात छोड़ देते हैं। बात क्या है यहाँ पे 300 वाट के लिए, तो 300 वाट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, गोलियत पेंच होल्डर का। गोलियत पेंच होल्डर का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, 300 वाट से अधिक के लैंप को होल्ड करने के लिए, या 300 वाट से अधिक के जो भी आपके लैंप जो भी आपके लैंप होंगे या फिर कहिए कि लाइट देने वाला कोई उपकरण होगा, तो उसको हम लोग लगाते हैं गोलीय टाइप के होल्डर में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ AWG। AWG का एक्सटेंशन क्या है। AWG का एक्सटेंशन, ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई। AWG का एक्सटेंशन पूछ दिया आपसे, तो AWG का एक्सटेंशन बताओ एक बार। आप लोग जरूर इसके एक्सटेंशन को कमेंट में भी मेंशन करेंगे। अमेरिकन वायर गेज, अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, AWG का आपका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, SWG का फुल फॉर्म क्या होता है सर, SWG का फुल फॉर्म भी यहाँ पे नोट कर लीजिए कि स्टैंडर्ड 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 वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का फुल फॉर्म होता है, और AWG का आपका होता है अमेरिकन वायर गेज। ठीक है भाई, चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने दे दिया है एक सिंबल और पूछा है आपसे कि बताइए कि इस प्रतीक का नाम क्या है। तो देखो ये कभी कभी इस तरीके से भी पूछ देता है, कभी कभी ऐसे भी बना के दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए इस स्विच का क्या नाम है। ठीक है, तो इस स्विच का नाम होता है आपका, जैसे ही आपको कुछ ऐसी आकृति दिख जाए कि एक बीच में आपका सर्किल बना हुआ है और उसके दोनों तरफ कनेक्शन है, तो इसको हम लोग कह देते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच। तुरंत इसका नाम क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट स्विच। यदि एक ही ऐसे वायर गया हुआ है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है क्या, वन कनेक्शन। ठीक है, या फिर वन पोल। और जब दो चला जाता है तो इसको कह देते हैं हम लोग मल्टी पोजीशन। इससे हम लोग कह देते हैं मल्टी पोजीशन स्विच। ठीक है, इंटरमीडिएट मल्टी पोजीशन स्विच। क्या केवल मल्टी पोजीशन होगा, नहीं, इंटरमीडिएट मल्टी पोजीशन स्विच। इंटरमीडिएट मल्टी पोजीशन स्विच देखिए कहीं पे है ऑप्शन में, देखो यहाँ पे है इंटरमीडिएट स्विच और यहाँ पे मल्टी पोजीशन स्विच। नहीं तो केवल मल्टी पोजीशन स्विच नहीं होगा। केवल मल्टी पोजीशन स्विच कब होता, तो केवल मल्टी पोजीशन स्विच ये तब होता जब ये इस तरीके से दिया रहता और ये इस तरीके से दिया रहता, तब ये मल्टी पोजीशन स्विच हो जाता। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, चल ऐसे छोटे छोटे डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है भाई। यदि आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ग्लोबल ITI के वेबसाइट पे भी चले जाइए। वहां पे आप लोगों को PDF दे दिया गया है, बहुत ही जल्दी टेस्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। अभी उस पर काम चल रहा है, बहुत ही जल्दी ये काम हो जाएगा। तो आप लोग जाके वहां से टेस्ट भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और वेबसाइट पे कैसे जाना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट पे जाने के लिए आप अपने मोबाइल में सर्च करिए ग्लोबल ITI। ग्लोबल ITI सर्च करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा 100% वाला। ठीक है, ये globaliti.org ऐसे लिख के आएगा, तो इस पे क्लिक करना है और आपको आ जाना है
नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो इधर राइट साइड में यहाँ पे आपको दिया रहेगा, आपके मोबाइल में 3 लाइन खींचा रहेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तब आपको ITI कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, ITI कोर्सेज का ऑप्शन तब दिखेगा, ठीक है। और जब आप ITI कोर्सेज पे क्लिक करते हो तो फिर आपको दिखेगा क्या, आपको इलेक्ट्रीशियन, देखो यहाँ पे ITI कोर्सेज पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दिख रहा है ना, देखो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दिख रहा है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। कहाँ गया इलेक्ट्रीशियन कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव, कैसे खुल गया? एक मिनट रुके रहिए, अभी मैं बता देता हूँ। देखिए ये ऐसे दिखेगा आपको, फ्री PDF इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, ठीक है। जब आप इस टैब पे क्लिक करते हो तो फिर आगे आने पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से, ठीक है। देखो क्वेश्चन PDF डाउनलोड पार्ट ए, क्वेश्चन PDF डाउनलोड पार्ट बी, तो यहाँ से जाके आप लोग PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आपको इस पे टेस्ट की भी सुविधा दी जाएगी। ये इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्द ये चीज होने वाला है, ठीक है। तो जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी दे सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बोला है कि आरेख का प्रकार क्या है। इस आरेख का प्रकार आपको बताना है। देखिए हमने आपको बताया था कि 3 तरह के वायरिंग में 3 तरह के आपके डायग्राम होते हैं। कौन कौन सा डायग्राम होता है? एक होता है आपका इंस्टॉलेशन प्लान, एक होता है आपका इंस्टॉलेशन प्लान, ठीक है। दूसरा होता है आपका सिस्टमैटिक प्लान या फिर सिस्टमैटिक डायग्राम। इसी को हम लोग सर्किट डायग्राम भी कहते हैं, इसी को सर्किट डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है आपका वायरिंग डायग्राम, ठीक है। तो जो आपका सिस्टमैटिक डायग्राम होता है, सिस्टमैटिक डायग्राम कौन सा होता है? सिस्टमैटिक डायग्राम जिसमें सिंबल्स, जिसमें सारे सिंबल्स शो किए गए हों, सिंबल्स को शो किया गया हो, तो वो हो जाता है आपका कौन सा? वो हो जाता है आपका सिस्टमैटिक डायग्राम, ठीक है। वायरिंग डायग्राम में इसमें आपके पूरे सर्किट में नंबर ऑफ वायर्स की संख्या दर्शाया गया हो, नंबर ऑफ वायर या फिर कहिए कि तारों की संख्या दर्शाई गई हो, तो वो हो जाता है आपका वायरिंग डायग्राम, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्लान में हर एक पॉइंट्स को दिखाया गया हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड रहना चाहिए, यहाँ पे हमारा बल्ब रहना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे ये इसका PVC पाइप मतलब घूमना चाहिए, या फिर यहाँ से इस लेंथ से लेके जाना है, तो वो हो जाता है आपका इंस्टॉलेशन प्लान, ठीक। इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो इसमें कहेंगे आप कि सर इसमें हमें तारों की संख्या दिख रही है, यहाँ पे 1 तार है, 2 तार है, 3 तार है, यहाँ पे टोटल कितने वायर्स गए हैं सर? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर 3 वायर गया है। फिर इधर कितने वायर गए हैं? तो इधर भी आपके 3 वायर दिख रहे हैं। तो यदि इसमें वायर्स की संख्या हमें दिख रही है तो ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा सर हमारा? ये हो जाएगा आपका वायरिंग डायग्राम। कौन सा डायग्राम होगा भाई? वायरिंग डायग्राम, जो कि ए ऑप्शन में हमें दिख रहा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि BIS के अनुसार एकल घरेलू वायरिंग में तांबा अर्ध निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए? न्यूनतम आकार आपसे पूछा है तांबा के लिए, ठीक है। तो ये डाटा तो एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा।
एल्यूमिनियम के लिए अलग होता है और कॉपर के लिए अलग होता है। यहाँ पे बात किसकी पूछा है, यहाँ पे पूछा है आपका एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए पूछा है। और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ये 3 स्क्वायर मीटर है, 3 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 3.5 स्क्वायर मीटर, 2.5 स्क्वायर मीटर और 1.5 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे 1.5 स्क्वायर मीटर फॉर कॉपर वायर, फॉर कॉपर वायर, कॉपर वायर, ठीक है। और 2.5 किसके लिए हो जाता है, ये हो जाता है आपके एल्यूमिनियम वायर के लिए, ये हो जाता है आपके एल्यूमिनियम वायर के लिए 2.5, ठीक है। तो उसकी न्यूनतम आकार 2.5 होना चाहिए, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा कॉपर की तुलना में कम होती है, तो इसलिए वो ज्यादा मोटा यूज किया जाता है। और कॉपर ज्यादा पतला भी रहेगा तो भी आपका जो इफिशियंसी होगा बेहतर होगा एल्यूमिनियम की तुलना में, ठीक है। चलिए, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अच्छा, किसका मान कम करना है, अर्थ प्रतिरोध का मान कम करना है, अर्थ प्रतिरोध का मान कम करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा मेथड आप अपनाएंगे, कौन सा मेथड आप इसमें से यूज करेंगे। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के लेंथ को आप बढ़ाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट्स ऑलवेज, जो हमने अर्थ में यूज किया है गड्ढा, उस गड्ढे को हमेशा भिगो के रखेंगे या वहां पे हमेशा नमी बनाए रखेंगे। नेक्स्ट बोला है कि गड्ढे में और रेत तथा चारकोल भरना और भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना, भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना, ठीक है। Which method is used to reduce earth resistance value in the existing earth में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, यदि इलेक्ट्रोड का हम लोग लेंथ बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोड का यदि लेंथ बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस का मान कम होता है, अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम होता है, ये बात भी सही है, ठीक है। कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट्स ऑलवेज, इसे हमेशा क्या किए रहिए, हमेशा इसे नमी में बना के रखिए, धरती के गड्ढे में हमेशा गीला स्थिति में रखना चाहिए, ठीक है। गड्ढे में रेत तथा चारकोल, ये जो बात लिखा है ना रेत चारकोल, ये बात गलत लिखा है, चारकोल तथा क्या होना चाहिए, चारकोल तथा नमक होना चाहिए, चारकोल, चारकोल एंड सॉल्ट, चारकोल एंड सॉल्ट का यूज किया जाता है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अभी इसे हम लोग छोड़ देंगे, ये जो एल वाली बात है ना, लंबाई वाली बात है, इस पे जिक्र ना करके हम लोग सीधे सीधी ये वाली बात कंफर्म करेंगे। क्योंकि यदि आपका जो गड्ढा आपने बनाया है वो गड्ढा यदि नमी युक्त नहीं है, पूरी तरह से सूखा हुआ है, तो उसमें कोई फायदा ही नहीं है, आप चाहे लेंथ कितनी भी बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सुटेबल है इस आंसर के लिए। वाई एसी इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अच्छा, इसमें बोला है कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में एसी प्रतिरोधक परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है, क्यों एसी की आवश्यकता पड़ती है, डीसी से क्यों नहीं करते हैं, डीसी से क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, रेगुलेट द करंट, इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप, डिक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप, अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ इंटरफियरेंस, ठीक है, अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ इंटरफियरेंस। तो देखिए, रेगुलेट द करंट, करंट को रेगुलेट करने के लिए, ये तो बात एकदम गलत हो गई, गलत इसलिए हो गई कि भाई करंट को रेगुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एसी या डीसी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप डीसी देंगे तो डीसी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, एसी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है डीसी की तुलना में, ठीक है। इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप, ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है।
डिक्रीज द वोल्टेज, इंक्रीज और डिक्रीज ये दोनों तो बात एकदम गलत हो जाएगी इसमें, ये दोनों एकदम ही गलत हो जाएगी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास, अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफियरेंस, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना, यहाँ पे डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है, वोल्टेज ड्रॉप निकालने का सूत्र क्या है। तो यदि यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, तो अभी आप कहेंगे कि सर ओम का नियम हमने तो पढ़ा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यदि मैं लिख दूं कि नहीं सर ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो आप क्या कहोगे। तो इन दोनों को लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये है कि देखो 10वीं लेवल तक आपको यही पढ़ाया जाता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, 10वीं तक आपको यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, और अक्सर ये भी यही सही भी माना जाता है वहां तक। लेकिन यदि आप कभी बैठते हो किसी एग्जाम में, ठीक है, हालांकि आपके भी सिलेबस में आपका जो बोर्ड वाला पेपर होगा, एनसीवीटी का जो पेपर होगा, उसमें भी इसी को सही मानेगा, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को ही सही मानेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब आप देंगे तो वहां पे यदि मान लीजिए कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, पहला ये ऑप्शन दे दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, फिर तीसरा ऑप्शन दे दिया V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, और यहाँ पे V इक्वल टू I। मान लो कि हमने ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया, तो आप में से मैक्सिमम लोग इसी ऑप्शन को चूज करेंगे। मैं कहता हूं कि 99% लोग इसी को चूज करेंगे, इसको चूज नहीं करेंगे, लेकिन आपके बोर्ड के द्वारा आंसर इसी को सही माना जाएगा। ठीक है, किस बोर्ड के द्वारा, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो तब, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो तब। ठीक है, फिलहाल के लिए यही आंसर ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, यहां से जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, एक हमारा कांस्टेंट आ जाता है V इज इक्वल टू I R, जहां पे R क्या है, R एक बन जाता है आपका कांस्टेंट, R आपका बन जाता है कांस्टेंट। तो यहीं से एक फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इज इक्वल टू I R, जहां पे V क्या है, ये आपका हो जाता है वोल्टेज, ये हो जाता है आपका वोल्टेज। ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूं, V इक्वल टू आई आर, जहां पे V क्या हो जाता है, V हो जाता है आपका वोल्टेज, I हो जाता है आपका धारा, ठीक है, और R क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका प्रतिरोध, ये हो जाता है आपका प्रतिरोध। जहां पे वोल्टेज का मात्रक क्या बनता है, तो इसका मात्रक बन जाता है आपका वोल्ट, ठीक, धारा का मात्रक क्या बनता है आपका एम्पियर, और प्रतिरोध का मात्रक क्या बन जाता है ओम। ठीक है, तो ये हो गया ओम, ये हो गया इकाई, और ये हो गए इनके नाम। बोला है आपसे कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तो यहां से V इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन रहा है, V इक्वल टू फॉर्मूला बन रहा है आपका I इंटू आर, I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर। बोलो कहीं पे दिख रहा है, ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो क्या ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, तो आप कहेंगे यस सर, ए ऑप्शन तो इसके लिए एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के अधिकतम अनुमेय भार क्या है, अधिकतम अनुमेय भार क्या है। मतलब कि यदि कोई पावर सॉकेट है, पावर सर्किट है, तो उसमें अधिकतम वोल्टेज का मान कितना होना चाहिए। तो उसमें अधिकतम वोल्टेज का मान जो है आपका वो होता है, देखो जैसे कोई आपका एक 5 एम्पियर का सर्किट है, 5 एम्पियर का यदि सर्किट है, तो इसमें अधिकतम लोड कितना होना चाहिए, इसमें अधिकतम लोड होना चाहिए आपका 800 वाट,
ठीक है। और अधिकतम पॉइंट्स कितने होने चाहिए, अधिकतम पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं अभी बताता हूं। अधिकतम पॉइंट्स की संख्या आपकी होनी चाहिए 10। जैसे कि मान लो एक आपने बल्ब लगाया, बल्ब का कनेक्शन कर दिया, कोई आपका टेक्नीशियन आता है आपके घर में वायरिंग करता है, एक बल्ब का कनेक्शन कर दिया तो उसको 1 पॉइंट वो मान लेता है, ठीक है। और यदि एक ही रूम में एक बल्ब एक फैन का कनेक्शन कर दिया तो 2 पॉइंट हो गया उसका। यदि एक सॉकेट का कर दिया, एक सॉकेट का भी कनेक्शन कर दिया जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो या जिसमें कुछ कोई भी प्लग लगाते हो, तो वो भी एक उसका पॉइंट बन गया। तो ये टोटल कितना पॉइंट बन गया, 3 पॉइंट, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉइंट काउंट करना पड़ता है। तो एक परिपथ के लिए यदि कोई 5 एम्पियर का परिपथ है और उसमें अधिकतम लोड की संख्या पूछा जाए तो अधिकतम लोड की संख्या हमारा होना चाहिए 10, ठीक है। अधिकतम पॉइंट्स पूछा जाए तो अधिकतम पॉइंट्स की संख्या होनी चाहिए 10 और अधिकतम लोड कितना होना चाहिए तो वो होना चाहिए 800 वाट। यहीं पे यदि मैं बात कर लूं 16 एम्पियर, ठीक है, 16 एम्पियर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पावर सॉकेट, पावर सर्किट, पावर सर्किट, ठीक है। पावर सर्किट में अधिकतम लोड की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो पावर सर्किट में अधिकतम लोड की संख्या होनी चाहिए 3000 वॉट। अधिकतम लोड की संख्या कितनी होती है 3000 वॉट, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3000 वॉट। और यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो कितना होना चाहिए, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। चल आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। अच्छा, क्वेश्चन ये बोला है कि यदि मान लीजिए कि आप एक उपभोक्ता हो गए, आप एक क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, तो आपके घर में जो सप्लाई जुड़ेगी वो किस पॉइंट से जोड़ी जाएगी, ठीक है। विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड, कंज्यूमर के मेन बोर्ड में, ठीक है। मतलब देखो, जैसे मान लेता हूं कि ये आपका एक हो गया आपके घर के आसपास का पावर हाउस, पावर हाउस, ठीक। और यहाँ पे रहते हैं आप, यहाँ पे कहीं पे रहते हैं आप। मान लीजिए कि ये आपका घर हो गया, ये हो गया होम, ठीक है। यहाँ से लाइन आई, यहाँ से लाइन आ रही है, इधर इधर घूमते 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 आ रही है। और यहाँ पे एक हो गया आपका पोल, ये क्या हो गया पोल, यहाँ पे भी एक पोल लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा। ये आपका लास्ट पोल है। आपके घर के जस्ट बगल में एक पोल लगा होगा और यहाँ पे आपने कनेक्शन, मतलब यहाँ पे आपका क्या है, कह सकते हो कि यहाँ पे आपका बिजली का पॉइंट्स बना हुआ है, ठीक है, बिजली का पॉइंट्स, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे आपने एनर्जी मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे आपने सारी चीजें लगा रखा है, ठीक है। अच्छा, तो यदि यहां से हमें सप्लाई आपके घर पे देनी है, यहां से हमें सप्लाई आपके घर पे देनी है, तो बताइए कि यहां से सप्लाई ले जाकर सीधे सीधे किस में जोड़ेंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जोड़ेंगे कि एनर्जी मीटर में जोड़ेंगे कि आईसी कटआउट में जोड़ेंगे या फिर आपके मेन स्विच में जोड़ेंगे। तो यहां से हम लोग ले जाके, यहां से ले जाके सीधे सीधे जो सप्लाई होती है वो सप्लाई सीधे किस में जुड़ती है, एनर्जी मीटर में जुड़ती है, एनर्जी मीटर में जुड़ती है, एनर्जी मीटर में। इसके बाद आपका कटआउट लगेगा तब फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा, ठीक। तो ये होता है असली कनेक्शन। अच्छा, क्वेश्चन एक यहीं पे और बन जाता है छोटा सा, क्या क्वेश्चन बन जाता है कि यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक जो लाइन जोड़ा गया है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सर्विस, सर्विस, सर्विस मेन, इसे हम लोग कहते हैं सर्विस मेन। तो कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सर्विस मेन क्या होता है, तो सर्विस मेन ये होता है कि किसी उपभोक्ता के घर के पास का पोल और उपभोक्ता के घर के बीच के जो कनेक्शन होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग सर्विस मेन कहते हैं, ठीक। और सर्विस मेन की सप्लाई आके कहाँ पे जुड़ती है उपभोक्ता के घर में, तो वो जुड़ती है सीधे सीधे एनर्जी मीटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा और पूछ दिया है आपसे फिगर देके केवल इतना कि बताइए कि इस फिगर के द्वारा क्या निर्देशित किया जा रहा है।
क्या यहाँ से पोलैरिटी टेस्ट हो रहा है या कंटिन्यूटी टेस्ट हो रहा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो रहा है या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, कौन सा इसमें टेस्ट हो रहा है। तो टोटल टेस्ट आपके कितने तरीके के होते हैं ये चीज मैं एक बार नोट कर देता हूं आपको, ये चीज जरूर नोट कर लीजिए आप भी कि टोटल टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। देखिए कहीं पे भी वायरिंग जब की जाती है, जैसे आपका काम मान लीजिए कि आप बनेंगे इसके बाद क्या, आप बनेंगे इसके बाद टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का काम ये होता है कि जितने भी वायरिंग करना, वायरिंग का जो भी कार्य होगा वो टेक्नीशियन करता है या फिर टेक्नीशियन एसएसओ बनता है। तो यदि आप मेंटेनेंस में जाते हो या फिर, हाँ मेंटेनेंस में ही, बाकी का छोड़ दो, मेंटेनेंस में आप जाते हो तो मेंटेनेंस में आपको वायरिंग दे दिया जाएगा या कभी कुछ खराब होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। आपका काम ये होता है कि आप यदि वहां पे रिपेयरिंग की जरूरत है तो रिपेयरिंग कर देंगे, रिपेयरिंग करेंगे और उस चीज को वेरीफाई कराएंगे किससे, जेई से, जेई से आप वेरीफाई कराएंगे। तो वेरीफाई कराने से पहले यदि मान लीजिए कि आपको जाना है जेई के पास, तो जेई कहेगा कि ये बताओ तुमने पोलैरिटी टेस्ट किया है, तो आप उस समय क्या कहेंगे, हाँ सर अभी करता हूं। आप पहले से कौन कौन सा टेस्ट किए रहेंगे इसके बाद जाएंगे जेई के पास, तो आप पहले से किए रहेंगे पोलैरिटी टेस्ट, एक बार कनेक्शन करके पूरा, इसके बाद फिर आप करेंगे पोलैरिटी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर आप करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, फिर आप करेंगे अर्थ एंड ग्राउंड टेस्ट, अर्थ एंड ग्राउंड टेस्ट, ठीक है। अब ये जो अर्थ एंड ग्राउंड टेस्ट है ना, ये दो तरीके का होता है, ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, मैं लिखता नहीं हूँ, यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो नाम लिखने में टाइम क्यों खराब करे, है ना। ये दो नाम होता है, एक होता है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर और एक होता है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। यदि कंडक्टर्स के बीच में इंसुलेशन कहीं पे फेल हुआ है तो वहां पे जो फॉल्ट आता है उस फॉल्ट को क्या कहते हैं हम लोग, उस फॉल्ट को कहते हैं शॉर्ट सर्किट, उस फॉल्ट को क्या कहते हैं भाई, शॉर्ट सर्किट। और यदि किसी कंडक्टर तथा अर्थ के बीच में यदि फॉल्ट आया तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं अर्थ फॉल्ट, उसे कहते हैं अर्थ फॉल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार आप चेक कर लेंगे तब फिर जाएंगे आप जेई के पास, इसके बाद कहेंगे कि सर क्या ये चीज हम चालू कर दें, ये चीज सही हो गया है, चेक कर लिया है हमने, क्या इसे चालू कर दिया जाए, ठीक है। तो अब वो चीज आप, वो जेई आपसे वेरीफाई करेगा क्या आपने ये टेस्ट कर लिया है, आप कहेंगे कि हाँ सर हमने कंप्लीट कर लिया। जब ये सारे टेस्ट आप कर लेते हो तब फिर किसी भी जो भी आपको वायरिंग किए रहेंगे उस डिवाइस को या फिर उस पूरे सिस्टम को हम लोग सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं और आपका काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा टेस्ट है, ये है पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट में आप क्या चेक करते हो कि कौन सा आपका फेज वायर है, कौन सा आपका न्यूट्रल वायर है, ये चीज चेक किया जाता है पोलैरिटी टेस्ट में। तो क्या पोलैरिटी टेस्ट केवल ऐसे ही चेक कर सकते हैं, आप कहेंगे कि सर ये चीज तो बड़ा सिंपल है, हम टेस्टर के द्वारा भी तो चेक कर लेते हैं कि कैसे कौन सा फेज वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर है। बिल्कुल सही बात है, टेस्टर के द्वारा भी पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। देखो यहाँ पे ये है आपका पोलैरिटी टेस्ट का और दूसरा एग्जांपल, ये आपका पोलैरिटी टेस्ट है। देखो इसने क्या किया है, इसने बस यहाँ पे इस सॉकेट में वायर को डाला है, ठीक है, वायर ये सॉरी टेस्टर को लगाया है और टेस्टर को लगाने के बाद एक प्रक्रिया आपको जरूर करनी होती है कि टेस्टर के पीछे जो मेटल होता है उस मेटल पे अपना अंगुली रखना पड़ता है, उसे अपने संपर्क में, अपने बॉडी के संपर्क में लाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने संपर्क किया है, यहाँ पे पीछे इसके संपर्क किया, तो जब यहाँ पे लाइट ग्लो कर जाएगी, जब यहाँ पे लाइट ग्लो कर जाएगी तो इसका मतलब है यही आपका लाइन वाला पॉइंट है, और यदि लाइट नहीं ग्लो करे तो इसका मतलब कि आपका न्यूट्रल वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग पोलैरिटी टेस्ट कर लेते हैं, ये भी आपके पोलैरिटी टेस्ट करने का एक तरीका है, ठीक। और देखो इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है, इंसुलेशन टेस्ट कुछ इस तरीके से किया जाता है। मैं एक बार थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको क्लियरली विजुअल हो जाए। इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए हम लोग ऐसे इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, पोलैरिटी टेस्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, देखिए भाई, जब आप वायरिंग कंप्लीट कर लेते हो तो कई सारे और आपके जरूरी काम होते हैं जिनको करना बेहद ही जरूरी होता है। वायरिंग जैसे कंप्लीट होती है तो सबसे पहले मेगर के द्वारा ये चेक किया जाता है कि कहीं पे भी हमारा वायरिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो मेगर के द्वारा ये चीज चेक किया जाता है कि रेजिस्टेंस कितना है, इस पूरे वायरिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस जब आ जाएगा इनफाइनाइट तो इसका मतलब है कि आपका कहीं पे भी वायर सटा हुआ नहीं है, कहीं पे भी फेज वायर एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं है। यदि इनफाइनाइट नहीं दिखा रहा है तो आपकी वायरिंग सही नहीं है। यदि इन मेगर में रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट दिखा दे तो आपका वायरिंग सही है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और चेक किया जाता है कि जो आपका लीकेज करंट है, जो आपका लीकेज करंट है, लीकेज करंट का मान यहां पे लिखना कि लीकेज धारा का मान जो है 1/5000, 1/5000 ऑफ फुल लोड करंट, ऑफ फुल लोड करंट, करंट। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लोग कैसे कह देते हैं कि आई लीकेज इज इक्वल टू 1/5000 गुणे आई फुल लोड। ठीक है, ये शॉर्ट में आपका एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है, ये शॉर्ट में आपका एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है। तो ये भी चेक करना पड़ता है हमें कि हमारा लीकेज करंट का मान कहीं इससे ज्यादा तो नहीं है। यदि इससे ज्यादा है तो आपका वायरिंग कहीं ना कहीं खराब है, आपने वायरिंग कहीं सही से नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5000 गुणे फुल लोड करंट एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे पूछा है आपसे डाइवर्सिटी फैक्टर का मान, डाइवर्सिटी फैक्टर का मान। तो डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे, जो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर है, डाइवर्सिटी फैक्टर का मान हमेशा हमेशा एक से अधिक होता है, हमेशा एक से अधिक रहता है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान हमेशा एक से अधिक रहता है। और डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू होता क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू होता है कि इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम, या फिर लिख सकते हो कि यहाँ पे कि प्लांट मैक्सिमम डिमांड ऑन प्लांट, मैक्सिमम डिमांड ऑन प्लांट। ठीक है, जिस लैंग्वेज में मैं लिखा हूं इस लैंग्वेज में कहीं पे पूछा है क्या, कहीं पे बोला है? नहीं बोला है। ये बोला है कि मैक्सिमम लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड। ठीक है, इंस्टॉल्ड लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, और मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड, इंस्टॉल्ड लोड अपॉन मिनिमम एक्चुअल लोड। ये दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया, कोई बात नहीं। यदि लैंग्वेज दूसरा लिखा है तो उससे हम लोग बिल्कुल ही परेशान नहीं होंगे, बस देखेंगे कि किससे हमारा जो लैंग्वेज है वो किससे मैच हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है कि इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड मतलब कि अलग अलग, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है भाई, पर्सनली, है ना। अलग अलग कितना लोड आया है, तो अलग अलग कितना लोड आया है प्लांट पे, वो लोड, और फिर आपका टोटल इंस्टॉल्ड लोड। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड। ठीक है, मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड। ठीक, ये दोनों बातें एकदम करेक्ट है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉल्ड लोड। ठीक है, और ये फार्मूला भी एकदम सही है।
जैसे कि आपका मान लीजिए कि 200 किलोवाट, 300 किलोवाट, 400 किलोवाट, ये अलग अलग आपके इंडिविजुअल है, और प्लांट पे मैक्सिमम आपका 400 चाहे 600 किलोवाट आ रहा है, तो वो हो गया टोटल आपका मैक्सिमम डिमांड ऑन प्लांट। ठीक, और इंडिविजुअल में कितने मैक्सिमम आपके डिमांड हो रहे हैं, इन सभी का योग, उन सभी का योग, इसीलिए इसका मान 1 से अधिक आता है। ठीक है, बाकी आपका जो लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर का मान 1 से कम रहता है। चलो, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो अभी हमने कुछ देर पहले मेगर के जिक्र किया था कि जैसे ही आपका एक बार वायरिंग कंप्लीट होता है, तो वायरिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मेगर से चेक करना पड़ता है कि हमारा रेजिस्टेंस का मान कितना है, वायरिंग के रेजिस्टेंस का मान कितना है। तो ये तो हो गया मेगर, और मेगर के द्वारा यहाँ पे जो मापा जाएगा, क्या मापा जाता है, इसके द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, लिखना कि इसके द्वारा वायरिंग का प्रतिरोध मापा जाता है। प्रतिरोध मापा जाता है किसके किसके बीच, फेज और न्यूट्रल वायर के बीच, फेज एंड न्यूट्रल वायर के बीच का प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, ये कितना रहना चाहिए, यदि 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 वायरिंग सही है, यदि वायरिंग सही है तो मेगर में प्रतिरोध का मान इनफाइनाइट, अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और यदि अनंत नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका वायरिंग शॉर्ट है। आप पहले उसको सही करिए, तब आपकी वायरिंग सही होगी। ठीक है, शॉर्ट रेजिस्टेंस का मान यदि इनफाइनाइट नहीं है, 0 आ गया, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब यही होता है कि आपके रेजिस्टेंस का मान कितना है, 0। और ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, यदि कहीं पे भी ओपन सर्किट है तो भाई फेज और न्यूट्रल वाले वायर दोनों अलग अलग होने चाहिए ना, इन दोनों के बीच में कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। तभी तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे इनफाइनाइट होना चाहिए इन दोनों के बीच के रेजिस्टेंस का मान। और यदि कहीं से भी 0 आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी वायरिंग है, इसके फेज और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से सटे हुए कहीं ना कहीं, और ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप वायरिंग करवाए हो तो इसके फेज और न्यूट्रल वायर दोनों बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।